हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप इस वीडियो में मेरे साथ पढ़ेंगे साइंस और एनसीईआरटी का साइंस हम आज क्लास 6 पढ़ रहे हैं और उसके आज हम 14th चैप्टर को यानी कि 14वें अध्याय को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा किस तरीके से प्रभाव छोड़ता है और किस तरीके से इसके प्रभाव को हम किन किन उपयोग में लाते हैं। इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसके प्रभाव हैं और उन प्रभावों को हम कैसे अपने उपयोग में बदल देते हैं। ठीक है, तो इनका कैसे इस विद्युत धारा के प्रभाव को उपयोग कर लेते हैं हम जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है, इस तरीके से कक्षा 6 में हमने विद्युत धारा और चुंबक दोनों को पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप उस वीडियो को देख लेंगे, ज़रूर देख लेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। विद्युत धारा और उसके प्रभाव, विद्युत परिपथ क्या होता है, पूरा उसका हमने विस्तृत से उस क्लास में चर्चा किया है, उस वीडियो में चर्चा किया है। तो हम यह देखते हैं कि जो खेल उसमें होता था हाथों का, कि क्या आपके हाथ स्थिर रहते हैं, को खेलने का प्रयास किया होगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या कुछ समझाने का कोशिश किया जा रहा है। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली, बार बार इनका जिक्र आता है। ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अपने मन की जिज्ञासा को एक दूसरे से पूछते रहते हैं और उनके मन में क्या कुछ चल रहा होता है साइंस को ले करके, और अपने आसपास की चीज़ों को देख करके वो क्या कुछ सीखते हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं। तो कक्षा 6 में सुझाए गए खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। ये बूझो और पहेली के बारे में ही बातें हो रही हैं। अब उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चित किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने क्या किया, एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विद्युत जो है विविध विद्युत अवयव कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो विद्युत अवयव हैं यानी कि किससे किन किन चीज़ों से मिल करके एक पूरा का पूरा हमारा परिपथ बनता है, उसको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो बैटरी है एक, यानी कि सेल है। ठीक है, ये सेल है और उसके बाद ये स्विच है, बल्ब, वायर, और इस तरीके से जो चालक चीज़ें हैं, वायर और भी जो अन्य चालक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे की को दर्शाया गया है। तो इस तरीके से कैसे हमारा एक परिपथ पूरा होता है, अब देखते हैं। ठीक है, क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? अब आप इस परिपथ को क्या आप आसानी से खींच सकते हैं? इससे क्या होता है, बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। अब इसमें हमें ये भूमिका बना रहा है, इस चैप्टर में ये भूमिका बनाई जा रही है कि भाई जो ये सारे चीज़ दिखाए गए हैं, वायर हैं और आपका सेल है, बल्ब है, इनको और किस रूप में दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, क्या इनके कुछ सिंबल्स भी हैं। ठीक है, इस तरीके से इतना सारा डायग्राम ना बना करके एक सिंपल कुछ इनका सिंबल है जिससे बल्ब को दर्शाया जा सके, स्विच को दर्शाया जा सके और सेल को दर्शाया जा सके। इस तरीके से कुछ इस सिंबल है क्या, उसको हम इसमें देखेंगे। यही इसकी भूमिका थी कि इतना जटिल चित्र ना हो और आपको पूरी कहानी जो है अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए यह भूमिका बनाई गई कि कितना वह जटिल है उस चित्र को बना करके समझना। और क्या है कि विद्युत अवयवों के प्रतीक, ठीक है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि स्विच है, बल्ब है, सेल है और वायर है, इस परिपथ में पूरा दिखाया गया है, इनको हम जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सिंबॉलिक रूप में दर्शा सकते हैं, तो वही बताया जा रहा है कि विद्युत अवयवों के प्रतीक क्या हैं। आइए उनको हम देखते हैं कि जो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, जिनको हम एक पेज पे या कहीं भी अच्छे से दर्शा सकते हैं, अच्छे से दिखा सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या हैं, दो या अधिक सेलों के इस प्रकार संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, दो या दो से यदि हम अधिक सेल को अगर संजोएंगे, संयोग करेंगे उनका, तो उनको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, सेल और बैटरी में यही फ़र्क होता है। ठीक है,
क्या होता है, दो या दो से अधिक जो सेल हैं, दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जैसे प्लस माइनस करके इस तरीके से उनका एक सीरीज बनाते हैं, वो बैटरी कहलाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये दो सेलों का है। यहाँ आप देख रहे हैं दो सेलों की बैटरी है ये, फिर यहाँ 4 सेल की बैटरी है। इस तरीके से इनको एक सीरीज बनाते हैं, माइनस से प्लस जुड़ा होता है, फिर माइनस से प्लस जुड़ा होता है, माइनस से प्लस जुड़ा होता है। इस प्रकार से इनका जब संयोजन करेंगे तो ये एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैटरी का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक, जो इनके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उनके क्या कुछ सिंबल होते हैं। ठीक है, अब विद्युत सेल को हम कैसे दिखाते हैं। विद्युत सेल को अगर हमें बनाना होगा तो पूरे विद्युत सेल को केवल इतना हम बना देंगे, यानी कि इस तरीके का जो सिंबल होता है हमारा विद्युत सेल को दर्शाता है। ठीक है, अब विद्युत बल्ब जो है, इतना बल्ब ना बना करके आप इस फिगर को बना देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब को दर्शाता है। ठीक है, यह विद्युत बल्ब को दर्शाता है, यह स्विच ऑन को दर्शाता है। ठीक है, यह स्विच ऑन है, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं तो यह क्या है, स्विच ऑन है। और फिर स्विच ऑफ क्या होता है, यह जब परिपथ भंग हो जाता है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से उठा हुआ प्रतीत होता है तो यह स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, यह स्विच दो पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों को यदि एक चिन्ह के द्वारा, एक लाइन के द्वारा सटा दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। लेकिन एक को यदि उस पॉइंट से एक जो लाइन जा रही है उसको ऊपर उठा देते हैं और परिपथ भंग हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्विच ऑफ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बैटरी को देख लेते हैं। देखा था सेल में बस एक ही तरह का है, एक ही ये लाइन है, एक ही तरह के दिखाया गया है। और फिर यहाँ वही दो हो गया तो यह बैटरी हो जाती है। ठीक है, उसी सेल को 2 कर दिया गया, 3 कर दिया गया, 4 कर दिया गया तो वो बैटरी का सिंबल हो जाएगा। अब संयोजित तार जो है, ठीक है, संयोजी जो तार है उसको इस तरीके से एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ क्या थे, आपके विद्युत जो अवयव हैं, यानी कि विद्युत धारा के कुछ अवयव हैं, उनके ये प्रतीक थे। ठीक है, अब ये प्रतीक क्या होते हैं, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप जैसे यहाँ एक विद्युत परिपथ को दिखाया गया है, यह जलता हुआ लाइट है, आपको बल्ब दिखाया गया है। और क्या है कि आप इस तरीके से यदि इसको दिखा देते हैं तो वो सेम चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ बल्ब है, बैटरी सेल है और ये स्विच है। ठीक है, इनको क्या किया गया है, ये एक लाइट है, यहाँ सेल है और फिर यहाँ क्या है, स्विच है। यहाँ इतना जटिल ना बनाते हुए आप यदि इस विद्युत परिपथ को यदि इस तरीके से दिखाते हैं तो यह क्या है, ये भी उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से इनको दिखाना यह क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। यानी ये एक बल्ब है, इसमें यहाँ आपको सेल दिया हुआ है और यह स्विच ऑन है। आप ये जब इस तरीके से लाइन दे देते हैं बल्ब के ऊपर, यानी कि वह क्या है, प्रकाशमान है, प्रकाशित बल्ब है, प्रकाशित होता हुआ बल्ब है। और यदि इसको नहीं देते हैं और ये परिपथ भंग होता है, जब स्विच ऑफ की स्थिति होगी तो ये जो डॉटेड लाइन्स हैं वो उस पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपको परिपथ को दिखाने में आसानी होती है, उतना सेल और आपको स्विच और बल्ब को फिगर के रूप में नहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अन्य परिपथ आरेख जो दिखाए थे कि बल्ब नहीं जलता है, स्विच ऑफ की स्थिति है, उसमें क्या होता है, इस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं। ये स्विच ऑफ है, ये जब इस तरीके से इस पे हो जाएगा यानी कि प्रकाशमान है और यह क्या है, एक सेल है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिना कुछ जटिल चित्रों का उपयोग किए हुए आप एक सिंबल के द्वारा, जो कि विश्व में हर जगह पे वो सिंबल मान्य हैं, उनको आप दिखा सकते हैं, उनके माध्यम से आप समझा सकते हैं। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जो कुंजी अथवा स्विच हैं उनको क्या किया जा सकता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है उस परिपथ में। अब जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। यह धन से क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ टर्मिनल पूरा होता है। ठीक है, एक परिपथ पूरा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है और एक परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है। अब क्या होता है, परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है।
ठीक है। उस स्थिति में जब पूरा परिपथ विद्युत धारा बहने विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है, तब क्या कहा जाता है, परिपथ तब बंद कहा जाता है, यानी कि क्लोज कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा हो जाता है। ठीक है, परिपथ अधूरा रहता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, यह पूरा बंद रहता है, तो यह परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ कहलाता है। लेकिन वही स्विच ऑफ की स्थिति में, ये तो स्विच ऑन की स्थिति हो गई, और वही जब स्विच ऑफ होती है तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और आपको इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, और यह खुला परिपथ कहलाता है। ठीक है, खुला परिपथ उसको हम कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस परिस्थिति में क्या होती है, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ते हैं हम। ठीक है, विद्युत धारा का क्या पढ़ते हैं, तापीय प्रभाव पढ़ते हैं। विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है, ताप का क्या प्रभाव होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जो करंट है वह क्या होता है और किस तरीके से प्रभाव डालता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब यह देखते हैं कि ये जो क्रियाकलाप है इसके माध्यम से यह समझने का कोशिश करते हैं कि इसका क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसको समझ लेते हैं छोटे से क्रियाकलाप के माध्यम से। अब इसमें दिया है, दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे क्या कीजिए, 2 किलो के बीच बांधिए। आपका जो नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक फिगर बनाना है, इस तरीके से आपको करके देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किसका क्या परिपथ पर यूज होता है, उस पर इफेक्ट होता है हीट का, इसको समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एक क्रियाकलाप करना है और इसमें तार को ले लेना है। अब हीटर के बेकार क्या करते हैं आप, तापन अथवा तापन अवयव का तार उपयोग में ले सकते हैं। इस तरीके से इस तार को स्पर्श कीजिए जब स्विच को ऑन, ठीक है, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब क्या कीजिए आप, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। ठीक है, इसे अधिक समय तक पकड़े मत रहिए। अब क्या कीजिए कि इसको अधिक समय तक पकड़े नहीं रहना है। और इसमें आप क्या देखेंगे कि परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए, कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। जब आप विद्युत परिपथ को बंद कर देते हैं तो क्या कीजिए, फिर से इसको देखिए। जब यहाँ देखते हैं आप, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। क्या होता है, तप्त हो जाता है, यानी कि उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है। ठीक है, और वह हीट को प्राप्त कर लेता है, यानी कि ऊष्मा को प्राप्त करता है, उससे एक ऊष्मा का संचार होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम इसी को कहेंगे। क्या आप किसी ऐसे विद्युत, अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऐसे मतलब इस तरीके के आपको और जो यंत्र होते हैं और जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं उनका नाम बताने के लिए, उनको पहचान करने के लिए कहा जा रहा है कि जो ये आप देख रहे हैं कि विद्युत जो ताप है इसका प्रभाव होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, वह किन किन यंत्रों में इस पूरे मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किन किन यंत्रों में इस पूरे मैकेनिज्म का, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है वह किन किन इलेक्ट्रिकल आइटमों में, इलेक्ट्रिकल सामानों में यूज होता है। अब आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने, ठीक है, यह देख रहे हैं आप कि अपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। ठीक है, जो विद्युत हीटर होते हैं उनको आप देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। इन सब में क्या होती है, एक तार की कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव, ठीक है, अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं।
इनको क्या कहते हैं, विद्युत तापन एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। ये जब आप इनमें स्विच ऑन करेंगे तो ये जो लिपटे हुए तार होते हैं, एक दूसरे से कुंडलित जो तार होते हैं, वह क्या होते हैं, एक बहुत ज़्यादा ही अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करते हैं और ये लाल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट देते हैं। इस तरीके से ये कुंडलित होते हैं, आप इनको देखेंगे तो एक गोल गोल घूमे घूमे स्प्रिंग टाइप से होते हैं और ये क्या करते हैं, अवरोध एक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होते हैं, इन पर ऊष्मा का जो प्रभाव होता है ज़्यादा होने लगता है। अब क्या होता है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो है उस तार के पदार्थ, ठीक है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है, आप देखेंगे कि लंबाई, मोटाई और ये जो जिस पदार्थ से वह बना है, उसका निर्माण हुआ है, उसके प्रकृति पर क्या करता है, यह निर्भर करता है। ठीक है, अतः विभिन्न अवयवों के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या किए जाते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के तार इसमें उपयोग किए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या इस तरीके से विद्युत, जो आप देखते हैं कि गीजर होता है या विद्युत इस्त्री होती है, यानी कि आयरन जिसको बोलते हैं, वो इन सारे चीज़ों का निर्माण जो होता है इसी फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और यह काम करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के फॉर्मूले पर ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस तरीके से पहेली ने उसे बताया कि जो ये तापक हैं, यानी कि इमर्शन हीटर है या हॉट प्लेट है, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत जो आइटम्स हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आवरण होता है। क्या आप इसके नीचे, जब इसके आप नीचे देखेंगे तो इन्हीं तारों का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही तारों का इस्तेमाल होता है और उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, उनको कुंडलित करके, या उनकी जो प्रकृति है तारों की इस तरीके से बनाई जाती है कि एक विद्युत अवरोध उत्पन्न हो और उससे क्या हो, हीट पैदा हो। ठीक है, और हमें ऊष्मा मिले और वो तप्त हो जाए, तप्त होकर के हमें हीट दें। इस प्रकार क्या होता है, विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु। अब ये तंतु है यानी कि फिलामेंट है। ठीक है, यह फिलामेंट रहा विद्युत बल्ब का और यह तब तक जलेगा जब तक यह तंतु रहता है। अगर तंतु टूट जाए तो क्या होता है, इसमें ये नहीं जल पाता है, विद्युत बल्ब जो है हमारा नहीं जल पाता है। और यह किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बॉक्स, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है। जो ताप दीप्त बल्ब हैं उनका प्रायः इस्तेमाल होता है, यूज होता है। अब देखते हैं, लेकिन यह ऊष्मा भी देती हैं। ये क्या देती हैं, ऊष्मा भी देती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। क्या होता है कि एक भाग जो है विद्युत का, वह ऊष्मा देने में भी व्यय होता है उसका। यह वांछनीय नहीं है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है, मतलब इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी क्योंकि इसे विद्युत की क्षति होती है। हम विद्युत का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं, विद्युत का उपयोग ज़्यादा कर लेते हैं। यह वांछित नहीं थी, यानी कि अवांछित चीज़ें भी हो जाती हैं। अब क्या देखते हैं हम कि प्रतिदीप्त नलिकाएं, ठीक है, यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, तथा ये आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल इस बात से कर सकते हैं कि प्रतिदीप्त नलिकाएं अगर कहा जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ट्यूबलाइट इसको आसानी से समझ सकते हैं आसान भाषा में, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। ठीक है, अब तथा यहाँ पे CFL, ठीक है, इसका हिंदी इस तरीके से दिया है कि सन्हत प्रतिदीप्त लैंप। ठीक है, सन्हत प्रतिदीप्त लैंप अगर आपको बोला जाता है और CFL बोला जाता है तो उसमें क्या होगा, CFL को याद रखना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। सन्हत प्रतिदीप्त लैंप ये बहुत टफ हो जाता है, यानी कि CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, क्या होगा इसका, CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट लैंप्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, अब ये पहले ट्यूबलाइट थी जो घरों में यूज, बल्ब पहले होते थे, उनसे बेहतर होती थी। अब क्या है, इनसे बेहतर CFL आ गए। ठीक है, CFL क्या है, इनसे बेहतर प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED बल्बों का उपयोग हो रहा है, बढ़ चढ़ के हो रहा है इनका इस्तेमाल। ठीक है, क्योंकि अब ये CFL से
उन्नत हो गए, उनसे भी अच्छे हो गए। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इन सभी चीज़ों को, जो छोटी छोटी बातें हैं, आप जरूर नोट डाउन करेंगे। एलईडी, सीएफएल क्या होता है, इनका पूरा नाम क्या होता है, इस तरीके से आप एक नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है। तो सीएफएल क्या था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप था। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। अब क्या पढ़ते हैं हम, क्या देखते हैं कि उपयोग जो है एलईडी बल्बों का अभी बढ़ गया है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सन्नत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार एलईडी बल्ब क्या है, बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं फ्लोरेसेंट यानी कि ट्यूबलाइट से और फिर सीएफएल से एलईडी क्या है, बेहतर है। इसलिए क्या हो रहा है कि इसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि ऐसे विद्युत जो आप यहाँ साधित्र पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो वही बातें बता रहा है जो इस तरीके के यंत्र हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे विद्युत साधित्र कहने का मतलब है कि वो गैजेट, ठीक है, का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों, जो क्या करें, विद्युत कम खर्च करें और हमें ज़्यादा उपयोगी चीज़ों को दें। अब भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है। क्या करता है, वह मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे हम मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है, ठीक है। क्या करता है, उसकी गारंटी लेता है, उसको प्रमाणित करता है, ठीक है। अब यहाँ नोट, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सीएफएल का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आप इनको सावधानी पूर्वक ऐसे ही कहीं फेंक न दें, इनका निपटारा यानी कि इनको डिस्पोज करें कहीं ऐसे जगह पे जो जानवर या पशु और ये जो बच्चे हैं या और भी जो लोग हैं उनसे ये अलग रहे। अब देखते हैं हम कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होता है कि एक विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। जब यह सीधे संपर्क में हो जाते हैं तो क्या होता है कि विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होता है, ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है कि टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन यानी कि इनका जो रोक होता है वो जब हटा लिया जाता है तो भी ऐसा हो सकता है। इससे लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जब ज़्यादा ज्वाइंट हो जाता है तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण क्या होता है, एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। एक ही जो सॉकेट है उससे यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप ये लगा देंगे तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, ज़्यादा विद्युत धारा, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होता है, आपने समाचार पत्रों में अति भारण अथवा लघु पथन के कारण लगने वाली आग के बारे में पढ़ा होगा, यानी शॉर्ट सर्किट और इस तरीके का जो घटनाएं घटती हैं इनसे क्या होता है, आप समाचार पत्रों में इनको पढ़े होंगे। उसको बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उनसे कैसे आग लगती है उसके बारे में आप पढ़े होंगे। उनसे क्या उपाय है उनके बचाव का। तो आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ, ठीक है, क्या होता है कि फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी एमसीवीज का उपयोग होता है। अब लघु परिपथ विच्छेदक ये आपका कहने से कितना टफ बन जा रहा है, जबकि इसका क्या होगा, एमसीबी, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में एमसीबी बोलते हैं। ये एक तरह से फ्यूज ही होता है, ठीक है, एक तरह से क्या होता है, यह विद्युत फ्यूज ही होता है। और एमसीबी का पूरा नाम आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। यह क्या करता है कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे फ्यूज क्या करता था, बोर्ड में लगा हुआ फ्यूज भी सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को ब्रेक कर देता है यानी कि भंग कर देता है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इसका भार बढ़ता है, ठीक है,
जैसे ही उस परिपथ में हाई वोल्टेज होता है तो यह क्या होता है, ऑटोमेटिक स्विच को क्या करता है, गिरा देता है, यानी कि उसके परिपथ को भंग कर देता है। अब हम देखते हैं आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी कि एमसीबीज का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने आप ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। अब क्या होता है, डब्बे पर भी, इनके डब्बे पर भी आईएसआई जो चिन्ह हैं वो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन पर आईएसआई मार्का जो है वो लगा हुआ है। अब क्या है, देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले हम सावधानी इसको पढ़ लेते हैं कि सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूज हो जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जब फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हीं का इस्तेमाल करें और आईएसआई चिन्ह वाले फ्यूज का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, या एमसीबीज का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमसीबीज का इस्तेमाल करें। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको हम देख लेते हैं। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। जो उपयोग की हुई माचिस की डिब्बी है उसके कार्डबोर्ड ट्रे को ले लीजिए। अब इसके चारों ओर विद्युत धारा के कुछ फेरे, विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। अब ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। ट्रे के भीतर क्या करना है, एक छोटी चुंबकीय सुई रखना है आपको। अब इस तार के स्वतंत्र सिरे को, जो यह तार है स्वतंत्र सिरा इसका, यानी कि जो इसका अगला जो सिरा है उसको क्या करते हैं कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल में संयोजित करते हैं, यानी कि अटैच करते हैं उसको। अब देख लेंगे उसको कि क्या चित्र है। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है, अब क्या देखते हैं, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए, उसे नोट करना है। अब चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लगाइए। ठीक है, क्या करना है, छड़ चुंबक लाना है वहाँ। अब देखिए क्या होता है, अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखिए, चुंबक को हटा दीजिए और चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होती है। स्विच को फिर से क्या करना है, आपको इस तरीके से यह पूरा परिपथ जो है बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा परिपथ बनाना है। और यहाँ से ऐसे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये यहाँ सेल है। ठीक है, फिर इस तरीके से परिपथ पूरा है, माचिस की डिब्बी है, यहाँ पे आपने क्या किया है, सुई को रखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जो चुंबकीय सुई है वह लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक उसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। इस तरीके से आप देखेंगे ये बार बार विक्षेपित होती है। तो इस पर बहुत सारे यंत्र बनाए गए हैं। इस जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस पर बहुत सारे यंत्र भी बनाए गए हैं। ये रहे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड यानी कि ये नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। ठीक है, यह जो परीक्षण कर रहे थे यही कर रहे थे। ठीक है, इनको यह परीक्षण ने भी क्या किया, आश्चर्यचकित किया। इस परीक्षण ने इनको आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षोभ होता है। ठीक है, क्या होता है, विक्षेप होता है। अतः किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वह तार से जब प्रवाहित होती है विद्युत धारा तो क्या होता है कि वह चुंबक के भांति व्यवहार करती है। ऐसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस तरह से इसे क्या कहते हैं
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, हैंस क्रिश्चियन और स्टेड। तो ये जब देखे तो इनको भी आश्चर्य हुआ। अब विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी यानी कि प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनमें लेपित इस तरीके से लचीला तार लीजिए। इस तार को आपको क्या करना है, इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। अब तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए, अब एक आगे चित्र है उसको देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए चित्र इतना में 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए, उसको जोड़िए। अब क्या करना है, कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। इसके क्या करना है, आपको निकट लाना है। अब स्विच ऑन कीजिए। अब आपको स्विच ऑन कर देना है। ठीक है, अब देखना है कि क्या होता है। स्विच ऑन कीजिए और देखिए कि क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं, जो पिन है वह कील की नोक से चिपकते हैं। स्विच ऑफ कीजिए, फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हुए हैं, इनको आप नोट कीजिए। इस तरीके से आपको लपेटना है, ठीक है, कील में, और उसको एक बैटरी के साथ जोड़ना है और एक स्विच के थ्रू इस तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए स्विच रखना है और इस चित्र में दिखाए गए अनुसार इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि उपरोक्त क्रियाकलाप में, अब उपरोक्त जो क्रियाकलाप है इसमें देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, कुंडली क्या करती है, विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। वह क्या करती है, चुंबक की भांति, जो कुंडली रूप में आप कील में लपेटे हुए हैं वह कुंडली क्या करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। उस जो कुंडली का जो प्रभाव है वह क्या होता है, चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। जो वो कुंडली बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, यह जो इस प्रकार से कुंडली बनी हुई है यह चुंबक की भांति कार्य करती है। विद्युत जब इसमें हम प्रवाहित करते हैं तो जैसे ही विद्युत प्रवाह बंद करते हैं तो यह इसका जो चुंबकीय प्रभाव भी है वह खत्म हो जाता है और इस प्रकार से जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है कुंडली में वह विद्युत चुंबक कहलाता है। ठीक है, वह विद्युत चुंबक कहलाता है। अब आगे देखते हैं विद्युत घंटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल को जैसे हम सारा पढ़ रहे हैं कि जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक का उसको कैसे हम एक यूज़ में ला रहे हैं, इस तरीके से यूज़फुल चीज़ों को बना रहे हैं और कर रहे हैं, इसके हम इस्तेमाल को देख रहे हैं, उसके उपयोग को देख रहे हैं। अब विद्युत घंटी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो बेल है वह इसी तरीके के प्रभाव को क्या करता है, इसमें यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। अब हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कार्य कैसे करती है, कैसे कार्य करती है। अब चित्र है जो 14.20 में, ठीक है, एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोहे के टुकड़े विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पतली, इस लाइन को, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। ठीक है, तांबे के तार की क्या होती है, कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है। उस पर क्या होती है, एक लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। जो टन 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 करता है उसको हथौड़ा का है, वो हथौड़ा जुड़ा होता है। अब लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। क्या होता है, एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, जब संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ उसका पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती जो है यह क्या करती है, को अपनी ओर खींचती है, लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे
ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं कि पत्ती के सिरे से जो जुड़ा हथौड़ा होता है, पत्ती के सिरे से जो जुड़ा हथौड़ा होता है वह घंटी से टकराता है। इस तरह से ये जो हथौड़ा होता है इस घंटी से क्या करता है, टकराता है। यही देखिए ये कुंडली का जो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है और यहाँ ये सेल जुड़े हुए हैं, इनको इस तरीके से विद्युत घंटी बनाई जाती है एक परिपथ का इस्तेमाल करके, परिपथ को भंग करके, परिपथ को पूरा करके। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है, यह परिपथ को तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब क्या ये देखते हैं कि जब परिपथ भंग होता है तो भी क्या यह चुंबक बनी रहती है? जब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। जब यह विद्युत चुंबक नहीं रहती है तो क्या होती है कि यह लोहे को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। ठीक है, जब इससे क्या होता है, परिपथ जब हम लोहा इसको खींच लेते हैं तो भी क्या होता है, यह अपनी ओर इसको खींच लेती है और यह परिपथ क्या होता है, पूरा हो जाता है। और फिर से वह जो प्रतिक्रिया है और इसकी जो निरंतर प्रक्रिया चलती है वह चलती रहती है और इस पर यह टक्कर मारता रहता है, पुनः टकराते रहते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत घंटी बजती रहती है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। क्या होता है, सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो भी आप ऊपर सिंबल्स देखे थे उनके थ्रू आप इनको कर सकते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। वह तार क्या होता है, तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं, इनको उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में से उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस प्रकार से बने हुए जो तार होते हैं वह क्षति से बचाते हैं पूरे परिपथ को। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, क्या करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो है बहुत से युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। बहुत सारे इसके विद्युत इलेक्ट्रिक आइटम जो हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे घंटी आपने देखा, वो और भी बहुत सारे हैं जो कि इससे बनाए जाते हैं। अब क्या आप जानते हैं, ठीक है, विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय जो है किन्हें प्राप्त है? प्रायः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। यह जो आविष्कारक हैं विद्युत बल्ब के, वो कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। यद्यपि इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस कार्य को कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। ठीक है, ये इतने प्रतिभा के धनी थे कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 1300 आविष्कार किए हैं। इन्हीं के आविष्कारों ने बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया। ये आप जरूर याद रखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन को। ये थॉमस अल्वा एडिसन है। ये प्रतिभा के इतने धनी व्यक्ति थे कि इन्होंने 1300 से अधिक आविष्कार किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।